Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University and your subject is Learning and Teaching. Paper code is 103. तो गाइज जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर की मैराथन क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गाइज यूनिट फोर्थ की एमसीक्यू बेस पे क्लास 4 है और फोर्थ यूनिट को आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है बट वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। इसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस जितने भी कैंडिडेट्स जिनको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रखा है, ठीक है। और ये जो अगर बात करते हैं तो गाइस ये आपको सिर्फ और सिर्फ 399 का पड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। जो अगर बात करते हैं यहाँ पे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, रिकॉर्ड वीडियोस, डाउट सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था उसके आगे की बात करते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट हो लगा सबसे लास्ट में बोलेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम उन सभी के लिए पीडीएफ वगैरह जो अगर चाहिए, जितनी भी पीडीएफ्स हैं तो वो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के थ्रू आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों का लिंक गाइड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने यूनिट थर्ड को कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फोर की। तो यूनिट फोर में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूनिट फोर आपकी बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, आपका टीचिंग एंड लर्निंग होता है। टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, तो यहाँ पे यूनिट फोर जो है वो आपकी है टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण एवं अधिगम। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर जिसमें बात करी गई है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डैश में घटित होता है, यानी किस चीज़ में बालक के घटित होता है। और आप सभी को मालूम है कि चीज़ों को जल्दी कवर करने के लिए टू द पॉइंट बताऊंगा, बाकी जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग या मेन जो ऑप्शंस होते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ों को बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, तो आपका व्यवहार हो जाता है, यानी कि अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के व्यवहार में घटित होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गाइस हमसे जो कहा गया है शिक्षण की अवस्थाएं, यानी कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं पूछी गई हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं ये बात करेगी। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन 3 में बात करी गई है शिक्षण की अवस्था। तो शिक्षण की पूछा गया शिक्षण की कौन कौन सी अवस्था है, उसमें से एक अवस्था पे बात करी गई है, ठीक है। तो पूछा गया शिक्षण की अवस्था, पहले की बात करता हूँ तो पूर्व तात्पर्य ऑप्शन, दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था, तीसरा है तत्परतावाद, चौथा है उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जो है आपकी किस चीज़ की है, शिक्षण की अवस्थाएं। यानी कि हम आप पे कह सकते हैं, जो अगर बात कर हमसे पूछा जाता है कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं, यानी कि शिक्षण की कौन कौन सी अवस्था हैं, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या यहाँ से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं कि शिक्षण की पूर्व तात्पर्य अवस्था होती है, साथ ही साथ अंतर क्रिया अवस्था होती है दूसरी, तीसरी होती है तत्परतावाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन फोर्थ की। तो क्वेश्चन फोर्थ में हमसे क्या पूछा गया है, शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण किस अवस्था में होता है। तो शिक्षण के उद्देश्य की बात कुछ करी गई कि शिक्षण का उद्देश्य जो है किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बात करी जा रही है शिक्षण की पूर्व तात्परता में। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण के जो उद्देश्य का जो निर्माण या निर्धारण होता है वो शिक्षण की पूर्व तात्परता में होता है। फिफ्थ की बात करते हैं छात्रों की उपलब्धियों में मूल्यांकन का संबंध, छात्रों की उपलब्धियों में मूल्यांकन के संबंध की बात करी गई है। पहला ऑप्शन शिक्षण की पूर्व अवस्था, दूसरा है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यानी कि ये सारी की सारी अवस्थाएं जो है गाइस ध्यान रखिएगा उपलब्धियों के मूल्यांकन से संबंध रखती हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन 6 में पूछा गया है पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से, कौन सा पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण शिक्षण पश्चात अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ कक्षा की आकार की अनुभूति शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है, ठीक है। तो शिक्षण कक्षा की आकार अनुभूति की बात करी गई है तो अंतःक्रिया अवस्था में कही जाती है, यानी कि आकार की बात करी जाती है किसमें, अंतःक्रिया अवस्था, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है, यानी कि मूल्यांकन जो है शिक्षण की कौन सी अवस्था में की जाती है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पश्चात अवस्था, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 9 की। तो प्रश्न 9 में हमसे पूछा गया है व्यवहार आणविक ना होकर सार्वगिक घटना
किसने कहा है, यानी ये जो कथन है ये किसने कहा है, यानी कि व्यवहार जो है आणिक ना होकर सर्वगिक घटना है। तो यह जो है किस राइटर ने कहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका टॉल मैन ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिया प्रसूत सहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल दिया देता है, किसकी भूमिका पर बल दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 11 को देखते हैं। प्रश्न 11 में हमसे पूछा गया है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किसकी है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा व्यवहारवादी का, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 12th की बात करते हैं, एक प्रभावी अध्यापक वह है, यह पूछा गया एक प्रभावी अध्यापक जो है वो कौन है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो एक प्रभावी अध्यापक वह है, ठीक है, जो दूसरों व्यक्तियों को प्रेरणा दे, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 13th पे आ चुके हैं। 13th क्वेश्चन में पूछा गया, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम स्किनर प्रतिमान क्रिया प्रसूतन के सन्निकट है, यानी किसके पास में है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा किसके पास में तत्परता का नियम के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उसके पाठ्य वस्तु भी है, साथ ही साथ कक्षा संप्रेषण भी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। शिक्षण के चर हैं, अब पूछा जा रहा है कि शिक्षण के जो चर हैं वो कौन से हमारे। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण के जो चर छात्र भी होता है, शिक्षक भी होता है, विषय वस्तु भी होता है, उपयुक्त सभी। तो अब बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 16th पे। 16 में पूछा गया शिक्षण का संबंध। तो शिक्षण का संबंध जो है गाइस किससे है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षण का संबंध जो होता है, पहला ऑप्शन की बात करते हैं, बात करी गई है कला, सेकंड विज्ञान, दूसरा ए और बी दोनों, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण का संबंध दोनों से ही होगा, ठीक है, यानी कला से भी होगा, विज्ञान से भी हो। तो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17th की बात करते हैं, शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप पूछा गया। शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप जो है वो क्या है, ये हमसे पूछा रहा है। पहला ऑप्शन एक तांत्रिक, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा ऑप्शन हस्तक्षेप रहित शिक्षण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो इसमें आपका कौन सा जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 18th पे। तो 18th पूछा गया है, व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप। व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप पूछे गए हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा व्यवस्था के अकॉर्डिंग औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन 19th की, शिक्षण संबंधी समस्या क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया। पूछा गया शिक्षण से अकॉर्डिंग जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी भागों में, उनको आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 20 की बात करते हैं। 20 प्रश्न में पूछा गया है, शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं को किस में विभाजित किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जाता है, प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, प्रदर्शन में किया जाता है, कार्य करने में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। तो राइट आंसर जो है आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिक्षण की प्रकृति, अब शिक्षण का नेचर कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया, तीसरा शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षण की ये सारी की सारी क्या है, प्रकृति, ये सारी की सारे नेचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है। ऐसा ये जो कथन है किसने कहा, किसने दिया है, शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो कथन है ये एडम्स ने दिया है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 23 शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा। पूछा गया शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये एडम्स ने कहा है, और त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने हमसे कहा है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो कहा है ये भी आपका एडम्स ने ही कहा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष कितने होते हैं, किसके, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष जो हैं कितने होते हैं पूछा गया है। ब्लूम के अकॉर्डिंग, जो ब्लूम ऑथर हैं या राइटर हैं, इनके अकॉर्डिंग शिक्षण के कितने पक्ष बताए हैं इन्होंने, ये पूछा रहा, ध्यान रखिए। तो इन्होंने 3 पक्ष बताए, यानी कि ब्लूम ने 3 बताए। कौन कौन से 3 बताएं उसके बारे में बात करता हूँ अभी। 25 की बात करते हैं। 25 में पूछा गया शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर हैं, कौन कौन से शिक्षक चर हैं ये पूछा जा रहा है। तो 25 में बात करी गई है
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भी है आपका, और सेकंड ऑप्शन इसमें परतंत्र, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण चर जो है वो क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 की बात करते हैं। शिक्षण में छात्र चर हैं, अब पूछा गया शिक्षण में जो छात्र चर हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा आश्रित चर है। अब इसमें मतलब किस चीज़ पे डिपेंड है ये बात करिए, तो शिक्षण जो है प्रक्रिया है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, कोई भी चीज़ पढ़ा होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो शिक्षण के छात्र चर हैं, ठीक है, अब छात्र जो होते हैं वो गाइस टीचर्स पे या बोल सकते हैं शिक्षक पे आश्रित होते हैं, तो इस वजह से शिक्षण के छात्र चर जो है कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो आश्रित चर होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं। 27 में पूछा गया शिक्षण में पाठ्य वस्तु तथा विधियाँ चर है। शिक्षण में पाठ्य वस्तु तथा विधियाँ चर है, तो कौन सी पाठ्य वस्तु और विधियाँ चर है, तो ध्यान रखिएगा हस्तक्षेप, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 की। 28 में पूछा गया हमसे क्या, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है, कौन सा हित प्रमुख होता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा छात्र प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट 29 की बात करते हैं। एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है, तो किस चीज़ का हित प्रमुख है, तो ध्यान रखिएगा इसका आपका राइट आंसर की बात करें तो राज्य, किसका हित प्रमुख है, तो राज्य का हित प्रमुख है। नेक्स्ट 30 की बात करते हैं। 30 प्रश्न पूछा गया है उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, तो उत्तम शिक्षण की जो विशेषता होती है, शिक्षक की योग्यता, शिक्षण कुशलता, शिक्षक की उपलब्धियां या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सारे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तम की शिक्षण विशेषता जो होती हैं वो सारी की सारी हैं। नेक्स्ट 31 की बात करते हैं। तो 31 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, और इसी तरीके से गाइस वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए दबा के। 31 में पूछा गया हमसे क्या, अनुभव एक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यह कथन जो किसका है, गेट्स का है। 32 की बात करते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसने लिखा है या किसने कहा है, किस ऑथर ने ये लाइन की बात करी है, ध्यान रखिएगा ये आपका स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट 33 की बात करते हैं। तो 33 में हमसे पूछा गया है अधिगम प्रक्रिया है। अब पूछा जा रहा है जो अधिगम है वो ये कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। सीखना है, सीखना क्या है, सतत प्रक्रिया, लक्ष्य केंद्रित है, या उत्तरोत्तर सुधार है, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा सीखना आप सभी के लिए सतत प्रक्रिया भी है, उत्तरोत्तर सुधार भी है, और लक्ष्य केंद्रित भी है, यानी कि ऑप्शन आपका बेस्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव या उपयुक्त सभी, यानी जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अधिगम की बात करिए। अधिगम है, अधिगम क्या है, कला है, विज्ञान है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा अधिगम आपका क्या है, विज्ञान है एक तरीके का, ठीक है, क्योंकि मानसिक विज्ञान एक तरीके से इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अधिगम क्या है, कला है या विज्ञान, ध्यान रखिएगा अधिगम एक विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। तो 36 में पूछा गया अधिगम एक प्रक्रिया है। अब अधिगम जो है कैसी प्रक्रिया है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिए सरल है, जटिल है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अधिगम है। अब अधिगम क्या है, अदा है, प्रदा है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अधिगम है, तो अधिगम एक अदा और प्रदा दोनों चीज़ें, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 की बात करते हैं। 38 प्रश्न में हमसे पूछा गया अधिगम का प्रकार है, तो अधिगम का पूछा गया अधिगम का प्रकार है, तो अधिगम का कैसे, सकारात्मक प्रकार है, नकारात्मक प्रकार है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा तो अधिगम जो है एक सकारात्मक भी है और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 39 की बात करते हैं। 39 ने पूछा गया जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा है। कथन में हमसे पूछा गया है कि जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, ये जो कथन है ये किसने कहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कथन आपका किल पैट्रिक का है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 40 की। तो 40 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 40 प्रश्न में हमसे कहा गया है शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने में है, यह कथन किसने कहा है
ये हमसे पूछा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन ये किलपैट्रिक का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 41 की। तो 41 में हमसे पूछा गया है अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है। अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है, तो कौन सा बाह्य प्रक्रम है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षण है, प्रशिक्षण है, अनुदेशन है या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा अनुदेश या सारे के सारे ऑप्शन है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 की बात करते हैं शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं। शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 4 तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 43 की बात करते हैं स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं यह पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करते हैं किस तरह के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। किस तरह के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा स्मृति में, बोध में, चिंतन में या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ स्मृति में विचारहीनता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 45 की बात करते हैं। 45 में पूछा गया स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है। स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है, तो कौन सा शिक्षण संबंध रखता है? तो ध्यान रखिएगा स्मरण रखता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 46 की। तो 46 में गाइस हमसे पूछा गया है चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है। चिंतन जो है किस कौन से स्तर का या कौन से शिक्षण के स्तर का आधार देता है, यह पूछा रहा है। तो ध्यान रखिएगा बोध कराता है या स्मृति कराता है, यानी कि ए और बी दोनों कराता है। तो ध्यान रखिएगा ए और बी, यानी कि बोध और स्मृति, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 की बात करते हैं। 47 प्रश्न में पूछा गया बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला जो है वो कौन सी है? तो आपकी स्मृति हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूझबूझ में युक्त शिक्षण कहलाते हैं, युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है, तो कौन सा शिक्षण स्तर कहलाता है? ध्यान रखिएगा बोध स्तर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूझबूझ की बात करी गई। अब बात करेगी शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार। 49 बात करेगी शिक्षण स्तर का सर्वोच्च जो सार जो होता है वो कौन सा है? स्मृति है, बोध है, चिंतन है या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा चिंतन है। किसका? शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार जो है वो होता है चिंतन, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, 5th की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन यानी कि सेंचुरी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन में पूछा गया है श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है। श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा स्मृति से है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, कहा गया है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा हर्बर्ट्स ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मृति 52 की बात करिए। स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है। स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पहला बात करते हैं तो तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, दूसरा प्रत्यास्मरण करना, तीसरा पहचान, चौथा उपयुक्त सभी। तो यानी ये सारे के सारे क्या है स्मृति स्तर के शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 की बात करते हैं। तो 53 प्रश्न में हमसे पूछा गया है स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। तो किस तरीके की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा SR अनुक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैरीसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित रखते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्मृति से रखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 55 की बात करते हैं। 55 में पूछा गया बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन को कहा जाता है। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन को जो है कहा जाता है, पहला ऑप्शन है हर्बर्ट का प्रतिपादन, दूसरा हर्बर्ट का प्रतिमान, तीसरा है ड्यूवी का प्रतिमान, चौथा ऑप्शन है मैरिसन का प्रतिमान। ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैरिसन का प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 56 क्वेश्चन की। तो 56 प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 56 में पूछा गया चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी बात करी गई है? चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है, तो किस चीज़ की होती है? पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर ज्ञान, दूसरा बोध स्तर ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 57 स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्वलन का माना
या पुनर्वलन को माना तो किस चीज़ को माना, मूल घटक को, अनावश्यक घटक को, सब कुछ को, या कुछ नहीं को। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिर्फ मूल घटक को माना है। किसने? स्किनर और थॉर्नडाइक ने। 58 की बात करते हैं, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन जो है वो किसने किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन है हंट, दूसरा मैरीसीन, तीसरा हर्बर्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करता हूँ 59 की। तो 59 प्रश्न में हमसे पूछा गया है विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? तो कौन से शिक्षण से संबंधित? ध्यान रखिएगा तो ये चिंतन से संबंधित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बोध से संबंधित होता है। ठीक है, 61 की बात करते हैं। 61 में बात करी गई है हमसे, एक सेकेंड। 61 में पूछा गया है समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? ध्यान रखिएगा कौन से स्तर से संबंधित है? चिंतन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 52 की बात करते हैं विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? तो कौन से शिक्षण से? तो ध्यान रखिए चिंतन से रहता है। ठीक है, 63 की बात करते हैं, बात करिए चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम क्या था? पूछा गया चिंतन स्तर के प्रतिपादक जो हंट हैं इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम पूछा जा रहा है हमसे। तो ध्यान रखिएगा मैरिस पी हंट। क्या है? मॉरिस पी हंट, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 64 की। 64 में पूछा गया है, एक सेकंड, 64 में पूछा गया शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो शिक्षण को किससे नियंत्रित करते हैं यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन है शिक्षण के सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण सूत्र, तीसरा है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 65 की। शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। सो शिक्षण को प्रभावशाली कौन बनाते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला है शिक्षण का अनुकरण, दूसरा अभ्यास, तीसरा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, चौथा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 की बात करते हैं। तो 66 में पूछा गया छात्र अधिक सीखते हैं। तो छात्र ज़्यादा किससे सीखते हैं? दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी चीज़ों से छात्र अधिक सीखता है। 67 की बात करते हैं। तो 67 में पूछा गया छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं। तो छात्र सही अनुक्रिया से क्या प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन जो है आपका इसमें आ जाएगा वो हो जाएगा पुनर्वलन, दूसरा प्रतिपुष्ट, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा उपयुक्त सभी। तो देना क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 की बात करते हैं। तो 68 प्रश्न में हमसे पूछा गया है क्या शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं? शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। तो क्या है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत? तो ध्यान रखिएगा अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो यानी उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 की बात करते हैं। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं? तो अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करते हैं। शिक्षण सूत्र यानी कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करते हैं। तो 70 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 70 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शिक्षण के सूत्र से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? यानी कि अभिवृद्धि एवं अभ्यास जो है क्या है? शिक्षण के सूत्र से संबंधित नहीं, बाकी सारे के सारे शिक्षण के सूत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 72 में बात करी गई निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है। इनमें से कौन सा सही शिक्षण सूत्र है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73 की बात करते हैं। 73 में पूछा गया बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। बाल शिक्षा का प्रचलन जो देन है वो कहाँ से है, किससे है, ये पूछा रहा है। तो मनोविज्ञान से, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो तत्परता का जो सिद्धांत गाइस होता है
वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, यानी कि ऑप्शन सी। 75 की बात करते हैं तो 75 प्रश्न में हमसे पूछा गया है क्या, प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदाता उत्तम होता है, किसने कहा है ये, तो वुडवर्थ ने कहा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 76 की बात करते हैं। 76 में पूछा गया शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है, तो कौन सा घटक प्रभावित करता है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षण के समान सिद्धांत भी करता है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 77 की बात करते हैं। आगमन के निगम की ओर, आगमन से निगम की ओर जो है वो किसका सूत्र है, किसके रिगार्डिंग है, तो ध्यान रखिएगा आपका शिक्षण सूत्र, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 78 की। तो 78 में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने कहा है कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने से पूर्ण नहीं है। तो ये जो कथन है ये किसने कहा है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिए ये कथन आपका विलियम एच बर्टन ने भी कहा है, साथ ही साथ NL गेज ने भी कहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। 79 की बात करते हैं। शिक्षण में अधिगम सफल है, शिक्षण में अधिगम सफल है ये पूछा जा रहा है, तो किस चीज़ में सफल है, तो अधिगम के सिद्धांत में सफल है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 80 गहने की पुस्तक का नाम, किसका, गहने की पुस्तक का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कंडीशन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 81 की बात करते हैं। तो 81 में हमसे क्या पूछा गया है, गहने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियाँ में कितने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया, तो कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया, तो ध्यान रखिएगा 8 परिस्थितियों का वर्णन किया है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 82 की बात करते हैं। शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस ने कितनी परिस्थितियों को महत्व दिया है, तो कितनी परिस्थितियों को दिया है महत्व, तो 5 को दिया है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। तो 83 में हमसे पूछा गया है शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है, तो कौन सा मुख्य लक्ष्य होता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 की बात करते हैं। तो 84 पूछा गया है अधिगम के रूप माने जाते हैं, तो अधिगम के रूप जो है कौन से माने जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानात्मक क्रिया क्या है, तो ज्ञानात्मक क्रिया कौन सी है आपकी, तो ज्ञान की, करने की या अनुभूति की या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 85 का भी डी ऑप्शन करेक्ट। देन बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। तो 86 क्वेश्चन में हमसे गाइस क्या पूछा गया है, 86 प्रश्न में जो पूछा जा रहा है गहने के अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया, यानी गहने की अधिगम परिस्थितियों का वर्णन जो है किसने या किस टाइम कौन से ईयर में किया गया था, तो ध्यान रखिए 1965 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 87 की। तो 87 प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 87 में पूछा जा रहा है गहने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध डैश से होना चाहिए, तो कौन सी अनुक्रियाओं उसके संबंध से होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अधिगम उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 की बात करते हैं। तो 88 प्रश्न पूछा गया है गहने की पहली अधिगम परिस्थिति जानी जाती है, तो किससे जानी जाती है गहने की, तो ध्यान रखिएगा संकेत अधिगम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 89 की गहने की संकेत अधिगम परिस्थिति में मेल खाती है, तो किससे मेल खाती है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्दृष्टि, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 की बात करते हैं अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है, अधिगम परिस्थिति की जो लास्ट दशा है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अधिगम अधिनियम अधिगम, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 91 की बात करते हैं। तो 91 प्रश्न में हमसे पूछा गया है अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है, तो किसके लिए ज्ञान आवश्यक है, कौन सा राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यय अधिगम, संकेत, अनुक्रिया, उद्दीपन, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 92 की बात करते हैं प्रत्येक अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है, कौन से स्तर से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप चिंतन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 की बात करते हैं। तो 93 प्रश्न में पूछा गया अभिक्रमिक अनुदेशन में गहने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है, तो कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है, तो अनुक्रिया, उद्दीपन, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका
वो करेक्ट हो जाएगा। 94 की बात करते हैं, ज्ञाने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया? तो कौन सी परिस्थिति का उपयोग किया ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा शाब्दिक श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। 95 की बात करते हैं, ज्ञाने के अनुसार अधिगम की पांचवी परिस्थिति या पांचवी परिस्थिति कौन सी है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिए ज्ञाने के अनुसार जो पांचवी परिस्थिति है वो आपकी है विभेदीकरण, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 की बात करते हैं, तो 96 में पूछा गया है, ज्ञाने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है, ठीक है, तो कौन सी? अधिनियम, प्रत्यय, संकेत या समस्या समाधान? तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा समस्या समाधान, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 97 की बात करते हैं, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ध्यान रखिएगा कार्य विश्लेषण आपके 2 शब्दों से बना है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात करते हैं, तो 98 प्रश्न पूछा गया है, अधिगम का सूत्र नहीं है, इनमें से कौन सा अधिगम का सूत्र नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह आपका अधिगम का सूत्र नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 99 की बात करते हैं, 99 प्रश्न पूछा गया, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ डैश की क्रिया की सम्मिलित रहती है, ठीक है, तो कौन सम्मिलित रहती है? मूल्यांकन, संश्लेषण या ए और बी दोनों या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ए और बी दोनों, यानी कि मूल्यांकन साथ ही साथ संश्लेषण दोनों ही रहती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस और सेंचुरी कंप्लीट होने वाली, और इसी तरीके से जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चन में पूछा गया है, आई के डेविस ने कार्य विश्लेषण की मुख्य विशेषता बताई है, ठीक है, तो कौन सी मुख्य विशेषता बताई है या मुख्य विशेषता बताई हैं? 3 बताई हैं, 2 बताई हैं, 4 बताई हैं, तो इन्होंने 4 मुख्य विशेषता बताई हैं, किसने? आई के डेविस ने, ठीक है। नेक्स्ट 101 की बात करते हैं, तो 101 प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो 101 में पूछा गया है, कार्य विश्लेषण के मुख्य तत्व, कार्य विश्लेषण के मुख्य तत्व कौन से हैं? ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या इनमें से कोई? ध्यान रखिएगा, तो कार्य विश्लेषण के आपके 2 तत्व हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 102 की बात करते हैं, अधिकतर विद्वानों ने कार्य विश्लेषण के प्रकार बताए हैं, तो कितने बताए हैं विद्वानों ने अधिकतर कार्य विश्लेषण के प्रकार? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार बताएं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्य विश्लेषण के प्रकार अब पूछा गया है, यहाँ पे 103 में कहा गया है कि कार्य विश्लेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पाठ्य वस्तु विश्लेषण, दूसरा है कार्य विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है कौशल विश्लेषण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पहला कार्य विश्लेषण के कितने प्रकार हैं, तो 3 हो जाते हैं। कौन कौन से कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं, तो आपका पहला हो जाएगा पाठ्य वस्तु विश्लेषण, दूसरा कार्य विश्लेषण, तीसरा कौशल विश्लेषण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी में यहाँ से कवर हुआ कि कार्य विश्लेषण के प्रकार है, इसमें पूछा गया कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है, तो ये सारे के सारे कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं। 104 की बात करते हैं, तो 104 में पूछा गया कार्य विश्लेषण के स्रोत, यानी कि सोर्स कौन कौन से हैं, तो छात्र है, शिक्षक है, पाठ्य सामग्री या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे क्या है आपके सोर्स हैं या स्रोत हैं कार्य विश्लेषण के। ठीक है, तो 104 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 105 की बात करते हैं, तो 105 प्रश्न पूछा गया है कार्य विश्लेषण के तत्व। तो कार्य विश्लेषण के जो तत्व की मैं बात करता हूँ, भौतिक और मानसिक दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 की। जो यूनिट 5 आपकी आती है एसेंशियल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, या बोल सकते हैं शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकताएं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाकी जो किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी किसी तरीके का कोई डाउट या क्वेरी बचती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट या ऑफिशियल नंबर है वो सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो अगर ये पीडीएफ वगैरह चाहिए, जितने भी पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको व्हाट्सअप या फिर बोल सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। बाकी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।